अगले विश्लेषण की तरफ बढ़े उससे पहले 7 पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स पर यानी 7 बिंदुओं पर आज बीजेपी ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। पहले यह समझिए कि आज 27 अक्टूबर है और आज हम उन अमर बलिदानियों को याद कर रहे हैं जिनके शौर्य के सामने पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा करने के नापाक इरादे धराशायी हो गए थे। वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी से पहले ही भारत के टुकड़े कर एक मुल्क बना पाकिस्तान। इस नए देश ने चंद दिनों में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। 24 अक्टूबर वर्ष 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों की बड़ी सेना भेजकर कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले में कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ही नहीं, भारत भी हैरान रह गया। ये कबायली तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। खतरा सामने देख महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था और इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की ही थी। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को अपनी सेनाएं कश्मीर भेज दी, यानी कि 75 वर्ष पहले आज ही के दिन सेना की पहली सिख रेजिमेंट को डकोटा विमानों से श्रीनगर के हवाई अड्डों पर उतारा गया था। यह आजाद भारत का पहला सैन्य अभियान था और कश्मीर में भारतीय सेना की एंट्री ने पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल दी और इसलिए आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तो उसमें उन जाबाजों की सबसे बड़ी भूमिका थी। और इसलिए आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और उन जाबाजों को याद किया तो उन्होंने सिर्फ उनके शौर्य को याद नहीं किया, उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान का भी जिक्र किया, उस इलाके का जिस पर वर्ष 1947 के बाद से ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। साथियों, पाक आकुपाई कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक आकुपाई कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक आकुपाई कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन वर्ष 1947 की उस जंग ने कश्मीर के सैकड़ों पुराने गौरवशाली इतिहास पर आतंक की ऐसी लकीर खींच दी थी जिसने धरती के स्वर्ग को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वही लकीर है जिसे आज हम LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। उस युद्ध में भारतीय सेना ने तो अपना दम दिखाया था, लेकिन मैदाने जंग के साथ एक लड़ाई कूटनीति की मेज पर भी लड़ी जा रही थी। और आज DNA में हम इसी दूसरी लड़ाई का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और कश्मीर की समस्या के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू पर कई आरोप लगाए हैं। पहला, नेहरू ने गलतियां ना की होती तो POK मुद्दा ही नहीं होता। दूसरा, कश्मीर पर सही समय पर फैसला नहीं लिया गया। तीसरा, नेहरू ने निजी हित को प्राथमिकता दी। चौथा, नेहरू ने देश हित को दरकिनार किया। पांचवा, देश में आंतरिक मामले को UN ले गए। छठा, नेहरू ने विलय को लेकर चिट्ठी लिखी। और सातवां, देश की अखंडता को ध्यान में नहीं रखा। अब हम बीजेपी के इन्हीं आरोपों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई कश्मीर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार थे। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि नेहरू कश्मीर पर वक्त पर फैसला नहीं ले पाए। आपको सबसे पहले वो तमाम आरोप सुनने चाहिए। अगर समय पे सरदार पटेल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए त्वरित कार्रवाई होती, जैसे 560
ऐसे प्रिंसली रूलर्स थे जिनका विलय भारत में हुआ और नेहरू जी भी उसी रास्ते चलते तो शायद जो जिहादी आतंकवाद का रूप हम देख रहे हैं उसका सामना भी भारत को नहीं करना पड़ता। अभी तक यही कहा जाता रहा है कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, यानी वो ना तो भारत का हिस्सा बनना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान का। और जब पाकिस्तान के भेजे कबायलियों ने श्रीनगर को घेर लिया तब उन्होंने मजबूर होकर अपने राज्य का भारत में विलय किया। लेकिन दस्तावेज कुछ और ही कहानी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने खुद माना है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह काफी पहले यानी कि जुलाई 1947 में ही कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने खुद ही महाराजा के इस प्रस्ताव को टाल दिया था। नेहरू ने 24 जुलाई 1952 में लोकसभा में दिए एक भाषण में कहा था कि महाराजा हरि सिंह ने उन्हें जुलाई 1947 में अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के केस को स्पेशल केस बताते हुए बाकी रियासतों की तरह उसका विलय नहीं करवाया, बल्कि नेहरू ने पॉपुलर अप्रूवल यानी कि आम जनता की राय लेने का सुझाव देते हुए महाराजा के इस प्रस्ताव को टाल दिया। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के अनुसार तब तक रियासतों और उनके शासकों को ही यह तय करना था कि वो किसके साथ जाएंगे और किस देश का हिस्सा बनेंगे, और यह तय करने का अधिकार तब तक वहां की जनता को नहीं दिया गया था। लेकिन कश्मीर ऐसी पहली रियासत थी जिसके लिए नेहरू ने यह शर्त बदल दी, यानी वहां राजा तो अपने राज्य को भारत में शामिल करना चाहते थे, लेकिन नेहरू चाहते थे कि यह फैसला वहां की जनता और दूसरी बड़ी हस्तियां करें। बीजेपी अब इसी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि अगर नेहरू ने तभी राजा हरि सिंह के प्रस्ताव को मान लिया होता तो शायद पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। उनकी दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ थी, हर कोई जानता है। दोस्ती ऐसी निभाई जिसकी वजह से आजाद भारत ने आक्रांता देखी पाकिस्तान द्वारा, द इन्वेजन बाय पाकिस्तान, और हमने देखा जो भारत का अभिन्न अंग है वो भारत माता की भूमि पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, कब्जा है। तो अगर समय पे ये फैसला जवाहरलाल नेहरू जी ले लेते तो आज जो पीओके का मसला है ये मसला नहीं होता। वैसे बीजेपी का दावा है कि महाराजा हरि सिंह ने जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए थे वो वैसा ही था जिस पर दूसरी रियासतों ने दस्तखत किए थे, और यानी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत दूसरी रियासतों की तरह ही जम्मू कश्मीर के रक्षा, संचार और विदेश मामलों की जिम्मेदारी भारत सरकार को सौंप दी गई थी। यानी इसमें कहीं से भी जम्मू कश्मीर के लिए कोई विशेष प्रावधान या स्पेशल स्टेटस की बात नहीं थी, लेकिन नेहरू ने जानबूझकर इसे अलग मामला बना दिया और कश्मीर के मामले को खुद संभालने लगे, जबकि बाकी रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल निभा रहे थे। बीजेपी का तीसरा बड़ा आरोप है कि नेहरू इस मामले को यूएन लेकर चले गए, जिससे कश्मीर का मसला और भी ज्यादा उलझ गया। कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद 1 जनवरी वर्ष 1948 को जवाहरलाल नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र लेकर पहुंच गए, जबकि उस वक्त भारतीय सेना का पलड़ा भारी था। किरण रिजिजू का दावा है कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को आर्टिकल 35 के तहत उठाया, जबकि उन्हें इसे आर्टिकल 51 के तहत उठाना चाहिए था। अब हम आपको दोनों आर्टिकल के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप बीजेपी के आरोपों को और समझ पाएं। यूएन के चार्टर के अनुसार 2 राष्ट्रों के बीच आपसी विवाद को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल 35 के तहत सुलझाया जाता है, जबकि आर्टिकल 51 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सदस्य देश दूसरे सदस्य देश पर आक्रमण कर दे या उसकी जमीन पर कब्जा कर ले। चूंकि महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे और इस तरह से कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन चुका था,
ऐसे में पाकिस्तान की ये घुसपैठ भारत पर हमला थी, लेकिन नेहरू ने इस मुद्दे को आर्टिकल 35 के तहत उठाया और कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा बन चुका था और जिस इलाके पर भारत की दावेदारी का कोई विवाद ही नहीं था, वो यूएन की नजरों में विवादित क्षेत्र बन गया। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाते हुए इतिहास को बदलने का भी आरोप लगाया है। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे मनमोहन सिंह जी के 10 साल में न केवल चुनाव होते थे, चुनावी प्रक्रिया में 75% लोग मतदान देते थे, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, पर्यटन फलता फूलता था, और पिछले 8 साल में आपके सामने है, छोड़िए 8 साल, पिछले 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। पिछले कई सालों में चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ उन 10 सालों की तुलना इन 8 सालों से करिए। इतिहास की नकली बातें बाद में बेचें।